नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन का भाग 17 लेकर। दोस्तों, 16 भाग अपलोड कर दिए जा चुके हैं, 17वां भाग और अंतिम भाग है। इन 17 भागों में दोस्तों मैंने जितने भी जो रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन थे, जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, वो इन 17 छोटे छोटे भागों में समेट कर रख दिए हैं। अगर आप संक्षिप्त रूप में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ना चाहते हो तो इन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। इस अंतिम भाग में मैंने सारे जो 16 भाग है उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप उनमें उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप जितना कमेंट करोगे, शेयर करोगे, मैं उतने ही अच्छे आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। विश्वास बनाए रखो, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाग 17, वीडियो अंत तक जरूर देखें। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। दोस्तों, ये बात बताई जा रही है कि जो पद्य व्यवस्था में मुक्त काव्य लिखने की जो परंपरा थी, जो निराला आदि कवियों ने प्रारंभ की थी, वह किस ढंग की थी? पाश्चात्य ढंग की गीत काव्यों का अनुकरण मात्र था। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किस प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। कुछ कहने का आशय ये कह रहे हैं कि परंपरागत पद्धति के अलावा अलग कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ नवीन विषय तो आए, लेकिन उसमें जो हृदय की जो भावनाएं जो थी, अपेक्षाएं की जो आवश्यकता थी, वह भारतेंदु काल में न आई। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। ये बात बताई जा रही है भारतेंदु काल की। द्वितीय उत्थान में रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही। इसमें संदेह नहीं कि प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर थी द्वितीय उत्थान में, अर्थात द्विवेदी काल में, लेकिन उसमें साधारण गद्य निबंधों का ही प्रयोग किया गया था। दोस्तों, द्वितीय उत्थान में भाषा के परिमार्जन पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा गद्य पद्य की भाषा, खड़ी बोली पर काव्य और गद्य लिखने पर बल दिया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। लेकिन जो नवीन विषय थे, नवीन विषय या इतिवृत्तात्मक शैली में काव्य लिखा जाता है द्विवेदी काल में। कोई नवीन विषय तो आए, लेकिन उसमें यथार्थता रही। कुछ हृदय की जो अपेक्षाएं जो होती है, जो झंकृत कर देने वाली जो बातें होती है, काव्य होता है, वह इसमें नहीं था। सरस काव्य नहीं था। द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्यतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। भले ही द्विवेदी काल में प्रकृति वर्णन होने लगा, लेकिन वह ऊपरी तौर पर होने लगा, मानवीकृत आधार पर प्रकृति का वर्णन नहीं होने लगा। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा रहा। खड़ी बोली को अनेक रूपों में लिखने में ही लगा रहा। द्विवेदी काल कि देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर क्रम में तत्पर कराने का आत्मत्याग कर आने वाला जोश उत्साह न था। यह द्विवेदी काल की विशेषता बताई जा रही है। आगे देखते हैं अपन। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। नई धारा का आशय यहाँ लिया जा रहा है छायावाद से, और छायावाद का प्रवर्तक या नई धारा का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा विकसित हो रहा था। कि जो नई अभिव्यंजना शैली आई, वह उसका विकास मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। कि जो छायावाद में जो रहस्यवाद दिखाई देता है, वह बंग भाषा का प्रभाव है, बंगाल का प्रभाव है। इसके अलावा छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चलता है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा। आध्यात्मिक प्रेम रहस्यवाद तक गिना जाता है।
उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद नाम की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। छायावाद की परिभाषा क्या देते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उसे उस अनंत और अज्ञात प्रियतम का आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। कि प्रेम की व्यंजना जो की जाती है वह चित्रमयी भाषा में अनेक तरह से की जाती है। छायावाद का शब्द दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो इस प्रकार दो अर्थों में छायावाद का अर्थ समझना चाहिए। आगे देखते हैं। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में, केवल प्रतीक शैली के अर्थ में ही छायावाद का व्यापक अर्थ ग्रहण हुआ है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इसी कारण से इसका नाम छायावाद ही पड़ा, क्योंकि प्रस्तुत के आधार पर अप्रस्तुत का वर्णन करना। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही है। पंत, प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। कि मूल अर्थ लेकर महादेवी वर्मा ही चली, पंत, प्रसाद निराला ये तो प्रतीक पद्धति या चित्रमयी भाषा में इन्होंने काव्य लिखा। चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक शब्दों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी आता है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवर्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। कि द्विवेदी काल में जो काव्य लिखा गया था वह यथार्थ पर आधारित था, उसमें सरसता नहीं थी, काव्य में नीरसता आ गई थी। इस कारण से उसके प्रतिरोध में या उसके प्रतिक्रिया में छायावाद का उदय होता है। नगेंद्र परिभाषा भी देते हैं छायावाद की कि सूक्ष्म के प्रति असूक्ष्म का विद्रोह है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये परिभाषा भी देते हैं नगेंद्र। जो अगला कथन है, ब्रज भाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी कवि ने दिखाया तो घनानंद ने, तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया। आगे देखते हैं। प्रसाद जी की आंसू पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। किसी एक विशाल भावना को रूप देने और भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया। किसी एक विशाल भावनाओं को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। पंत जी की रहस्य भावना प्राय स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसमें शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में भी कई जगह पाई जाती है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बड़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक व्यचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में भरी सी पाई जाती है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय में रूप रंग पकड़ा है। कि पंत प्रकृति वर्णन करने में अग्रणीय है। जो सुंदर रूप जो दिखाई देता है वह पंत के काव्य में ही दिखाई देता है। संगीत को काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। सबसे अधिक विशेषता निराला के पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कहा जाता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देकर ही बहुत से लोग रब्बर छंद या केचुआ छंद कहने लगे थे। बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। दोस्तों, ये कथन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है।
अगला लास्ट कथन है, जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इस तरह दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई पुस्तक है उसमें सभी जो कथन है वह मैंने इन 17 भागों में समावेश कर लिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।